स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है, जब एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर था, जबकि छोटा भाई बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। वो दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। बड़े भाई के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। धन दौलत और संपत्ति की उसे कोई कमी नहीं थी, जबकि छोटे भाई के पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी छोटा भाई बहुत ही दयालु और नेक दिल आदमी था। वो रूखी सूखी खाकर ईश्वर का धन्यवाद करता। धनवान लोगों की तरह उसके दिल में कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं थी, परंतु ईश्वर ने उसे वो मन की शांति दी थी जो बड़े बड़े अमीरों के पास नहीं थी। बड़े भाई का नाम शांतिलाल और छोटे भाई का नाम प्रीतम था। छोटा भाई प्रीतम नेक दिल होने के साथ साथ अपने घर में आए हुए किसी भी अतिथि का बहुत ही आदर सत्कार करता। उसके घर में जो भी मेहमान आता वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी आवभगत करता, जबकि इसके उल्टा बड़ा भाई शांतिलाल अमीर होने के बावजूद भी बहुत ही कंजूस था। अगर उसके घर में कोई मेहमान आ जाता तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। अपने किसी भी गरीब रिश्तेदार का घर में आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उससे मिलने के लिए नहीं बल्कि उसकी दौलत की वजह से उसके घर आते हैं। उसे अपने धनवान होने पर बहुत ही घमंड था और वो गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने जब शांतिलाल का आलीशान घर देखा तो उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर शांतिलाल बाहर आया तो वो बूढ़ा आदमी शांतिलाल से कहने लगा, बेटा, क्या एक दिन के लिए तुम मुझे अपने घर में आसरा दे सकते हो? मैं बहुत ही थका हुआ हूँ और मुझे बहुत ही भूख भी लगी है। शांतिलाल ने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी तो उसे दुत्कारते हुए कहने लगा, अरे बूढ़े बाबा, तुम्हें क्या ये महल जैसा घर कोई सराय लगती है? मेरे घर में तुम जैसे फक्कड़ आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। इस गांव में तुम्हारे जैसे और भी बहुत से गरीब लोग रहते हैं। तुम उनमें से किसी के घर चले जाओ, बल्कि मेरी मानो तुम ऐसा करो, तुम्हें सामने एक टूटा फूटा सा घर नजर आ रहा होगा। उसमें प्रीतम नाम का एक आदमी रहता है। वो तुम्हें अपने घर में जरूर रख लेगा। बूढ़े आदमी को इस बात का एहसास हो गया कि शांतिलाल एक बहुत ही कंजूस आदमी है, इसलिए वो फौरन उसके दरवाजे से चला गया और सीधा प्रीतम के घर के दरवाजे पर जाकर उसने दस्तक दे दी। प्रीतम मुस्कुराता हुआ बाहर आया। प्रीतम ने उस बूढ़े आदमी से कहा, कहिए बाबा जी, कैसे आना हुआ? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बेटा, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। इससे पहले कि वो बूढ़ा आदमी अगली कोई बात करता, प्रीतम ने उस बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, पहले आप अंदर आ जाइए, बाकी की बातें हम अंदर बैठकर कर लेंगे। प्रीतम ने बूढ़े आदमी को बिठाया और उसे सबसे पहले पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा, मैं इस गांव में एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। बेटा, मुझे रात बिताने के लिए एक आसरा चाहिए। कल सुबह मैं चला जाऊंगा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर प्रीतम कहने लगा, बाबा जी, आप इसे अपना ही घर समझिए। आप यहाँ पर जितनी देर रहना चाहें रह सकते हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही खुश हुआ। रात होने पर प्रीतम ने उस बूढ़े आदमी के सामने खाना रखा। खाने में सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी ही था। ये देखकर वो बूढ़ा बाबा समझ गया कि प्रीतम के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका दिल बहुत ही बड़ा है। बूढ़े बाबा ने वो रोटी बहुत ही खुश होकर खाई। खाना खाने के बाद वो प्रीतम से कहने लगा, बेटा, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें भी उसमें शामिल कर लूँ, ताकि तुम्हारे हालात भी थोड़े बदल जाएं। प्रीतम ये सुनकर कहने लगा, बाबा, मैं आपकी बात को ठीक से समझा नहीं।
आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? तब उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज से 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। उन दिनों मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के और कीमती सामान था। मेरा एक भरा पूरा परिवार था जिसमें मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन जब मेरी पत्नी और बच्चे नाव में बैठकर दूसरे गांव जा रहे थे तो नाव के पलट जाने से उनकी मौत हो गई। क्योंकि मैं उनके साथ नहीं था इसलिए मैं बच गया। अपने पूरे परिवार के खत्म हो जाने पर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मैं बाहर की दुनिया से अपना नाता तोड़ चुका था और मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे अपना बाकी का जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। ये फैसला करके मैंने तीर्थ यात्रा पर निकलने का सोचा। मेरी तीर्थ यात्रा काफ़ी लंबी होने वाली थी, इसलिए मैंने अपनी सारी धन दौलत को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा जाने का फैसला किया। और तब मैंने अपने सारे खजाने को इकट्ठा किया और उसे पास के ही जंगल में छुपा दिया। लेकिन एक सोने की ईंट मैंने अपने पास रख ली ताकि उसे बेचकर मैं कुछ रकम हासिल कर सकूं और अपनी तीर्थ यात्रा पर जा सकूं। मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। एक दूसरे शहर में जाकर जब मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने वो सोने की ईंट उस शहर के एक सुनार को बेचने का फैसला किया। जब मैं वो ईंट लेकर सुनार के पास गया और मैंने वो सोने की ईंट उसे दिखाई तो बजाय उस ईंट की कीमत देने के उस सुनार के मन में लालच आ गया और उसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और मुझे फंसा दिया। वहां के कोतवाल ने मेरी एक ना सुनी और मुझे चोरी के जुर्म में कारागार में डाल दिया गया। आज मैं कई सालों के बाद अपनी सजा पूरी करके अपने गांव में वापस आया हूं और अब मैं अपनी उस छिपाई हुई दौलत को निकालना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी इस काम में मेरा साथ दो। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं उस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। प्रीतम उन बूढ़े बाबा की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उनकी सहायता करने के लिए वो तैयार हो गया। बूढ़े बाबा ने उस घर में रात गुजारी और सुबह सूरज उगने से पहले ही वो दोनों लोगों की नजरों से बचते बचाते हुए जंगल में जा पहुंचे। जंगल के अंदर पहुंचकर उस बूढ़े आदमी ने एक नक्शा निकाला और फिर जंगल के रास्तों को देखने लगा। जो जो निशानियां उसने नक्शे में लगाई थी उसके हिसाब से वो जंगल में चलने लगा। कुछ ही देर में वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। वहां पहुंचकर बूढ़ा बाबा प्रीतम से कहने लगा कि ये वही पेड़ है जिसके नीचे मैंने खजाने को छुपाया था। तुम इस जगह को खोदना शुरू करो। प्रीतम ने खुदाई के लिए फावड़ा निकाला और उस जगह को खोदने लगा। कुछ देर तक खुदाई करने के बाद उसे वो संदूक नजर आया। उसने फावड़ा एक तरफ रखा और संदूक निकालकर बूढ़े बाबा के सामने रख दिया और फिर वो दोनों उस संदूक को लेकर अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने वो संदूक खोला तो उसके अंदर सोने की ईंटें और सोने की मोहरें भरी हुई थी, जिसे देखकर प्रीतम हैरान रह गया। बाबा ने उसमें से आधा सोना निकालकर प्रीतम को दे दिया और बाकी का आधा सोना संदूक में ही पड़ा रहने दिया। बूढ़े बाबा प्रीतम से कहने लगे, बेटा, इस सोने को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी तरह से किसी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक सोने की ईंट थी जिसे देखकर सुनार के मन में लालच आ गया था और उसने मुझे फंसा दिया था, जबकि तुम्हारे पास तो इस वक्त बहुत सा खजाना है। इसलिए तुम लोगों से बचकर रहना। प्रीतम को सारी बात समझाने के बाद बूढ़े बाबा ने अपना संदूक एक बड़े से कपड़े के झोले में डाला और फिर कहने लगे कि ये खजाना अब मेरे किसी काम का नहीं। मैं ये सारा खजाना गरीबों में बांट दूंगा। इसके अलावा जंगल में एक जगह और भी है जहां पर मेरा बाकी का खजाना मौजूद है। ये बात प्रीतम की पत्नी भी सुन रही थी। प्रीतम ने बूढ़े बाबा को दरवाजे तक छोड़ा और फिर जब वो अपने कमरे में वापस आया तो उसकी पत्नी फौरन उसके पास आई और खजाने को देखकर वो खुश हो गई।
कहने लगी कि इस खजाने को बेचकर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे और फिर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसके बाद प्रीतम ने थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रीतम के हालात अब बदलने लगे थे। उसने सबसे पहले अपने पुराने मकान की जगह एक बड़ा सा मकान बनवाया। अब उसके घर में सुख सुविधा के सभी सामान मौजूद थे, लेकिन इतना अमीर हो जाने के बावजूद भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं आया था। उसके घर में जो भी मेहमान आता वो पहले से ज्यादा बढ़ चढ़कर उनकी आवभगत करता। अपने दरवाजे पर आने वाले गरीब और दीन दुखियों की वो धन देकर सहायता करता। अब तो गांव के लोग उसकी पहले से भी ज्यादा इज्जत करते थे। उसके अमीर होने की खबर जब उसके बड़े भाई शांतिलाल को मिली तो वो अपनी पत्नी को साथ लेकर छोटे भाई प्रीतम के घर पहुंच गया और बड़ी हैरानी से देखने लगा कि उसका छोटा भाई जो कि पहले इतना गरीब था आज इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन प्रीतम ने भी इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया और बस इतना ही कहा कि ये सब तो ईश्वर की कृपा है। प्रीतम और शांतिलाल की पत्नियां एक दूसरे से बहुत ही जलती थीं और फिर शांतिलाल की पत्नी प्रीतम की पत्नी से जलकर कहने लगी, तुम लोग जितना भी अमीर हो जाओ लेकिन हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर प्रीतम की पत्नी को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से ये बात निकल गई कि हमारे पास तो अभी और भी खजाना है जिसे जंगल से निकालकर हम तुमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। शांतिलाल की पत्नी जो कि बहुत ही धूर्त थी, घर जाकर वो अपने पति शांतिलाल से कहने लगी, तुम्हारा भाई जंगल से कोई खजाना निकाल कर लाया है जिससे वो अमीर हुआ है। उसकी पत्नी मुझे बता रही थी कि जंगल में अभी और भी खजाना है जिसे निकालकर वो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस गांव में कोई हमसे भी ज्यादा अमीर हो। आप किसी भी तरीके से जंगल में दबे हुए उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आपके भाई प्रीतम की पत्नी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। शांतिलाल अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लेकिन जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो बूढ़े बाबा जिसे हमने घर से निकाला था अवश्य उसी ने ही प्रीतम को उस खजाने के भेद के बारे में बताया होगा, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी इससे पहले कभी भी हमारे गांव में नजर नहीं आया था और उसके यहाँ से जाने के बाद ही प्रीतम इतना धनवान हुआ है। असल बात तो ये थी कि शांतिलाल भी नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे भी ज्यादा धनवान हो जाए और तब उसने खजाने की तलाश करने का फैसला किया, जबकि वो खजाना तो उसका था ही नहीं। उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि किसी दूसरे के खजाने को निकालना चोरी का काम है। उसके दिमाग में तो सिर्फ खजाने का ही भूत सवार था। अब तो वो हर समय अपने भाई प्रीतम की निगरानी करने लगा। कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा बाबा एक बार फिर से उस गांव में वापस आया तो शांतिलाल ने उसे गली में से गुजरते हुए देख लिया। अब तो शांतिलाल उस बूढ़े आदमी की हर हरकत पर नजर रखने लगा था। वो बूढ़ा आदमी सीधा प्रीतम के दरवाजे पर गया। जब उसने प्रीतम का इतना बड़ा घर देखा तो बहुत ही खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने प्रीतम के दरवाजे पर दस्तक दी। प्रीतम जब बाहर आया तो बूढ़े बाबा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रीतम ने बूढ़े बाबा को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा मैं एक बहुत ही जरूरी काम से यहाँ पर आया हूँ, तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। प्रीतम और वो बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की तरफ चलने लगे। शांतिलाल उनका पीछा कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी प्रीतम से कहने लगा, बेटा हो सकता है कि कुछ दिन तक अब मैं इस गांव में ना आ सकूं, इसलिए मैं तुम्हें उस दूसरे खजाने का भेद बताकर जा रहा हूं जो कि इसी जंगल में एक दूसरी जगह पर दबा हुआ है। मेरे जाने के बाद तुम वो खजाना निकाल लेना और उसे अपने पास सुरक्षित रख लेना। समय आने पर मैं वो खजाना तुमसे ले लूंगा। और फिर बूढ़े बाबा ने प्रीतम को वो खजाने वाली जगह दिखा दी। शांतिलाल जो कि उनका पीछा कर रहा था वो भी ये सब कुछ देख रहा था। उसने भी वो सारा रास्ता अपने दिमाग में याद कर लिया।
जहां पर खजाना दबा हुआ था और फिर खुशी खुशी वो अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे खजाने का सारा भेद मालूम हो गया है, अब बहुत ही जल्दी मैं खजाने को वहां से निकाल लूंगा। ये सुनकर शांतिलाल की पत्नी बहुत ही खुश हुई और बड़े घमंड से कहने लगी, अब इस गांव में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता। घमंडी होने के साथ साथ वो औरत बहुत ही मूर्ख भी थी। इस घमंड में वो सीधा प्रीतम के घर गई और प्रीतम की पत्नी से कहने लगी, इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर तो हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में मौजूद एक खजाना मिल गया है, जिसे निकालकर हम लोग एक बार फिर से तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वो इतराती हुई अपने घर वापस चली गई। शाम के समय जब प्रीतम अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम्हारे बड़े भाई शांतिलाल की पत्नी आई थी और वो कह रही थी कि तुम्हारे भाई को भी जंगल में किसी खजाने की जगह के बारे में मालूम हो चुका है और वो भी जंगल से खजाना निकालकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तब प्रीतम ने कहा, लेकिन उन्हें जंगल में खजाना होने के बारे में कैसे पता चला? तब प्रीतम की पत्नी को अपनी बेवकूफ़ी पर बड़ी ही शर्मिंदगी हुई और वो प्रीतम से कहने लगी, पिछली बार जब तुम्हारे भाई और भाभी हमारे घर आए थे तो आपकी भाभी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तब मैंने गुस्से में आकर ये कह दिया था कि हमारे पास तो और भी खजाना है। ये सुनकर प्रीतम कहने लगा, अरे बेवकूफ़ औरत, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम सिर्फ आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मतलब तुम खजाने के बारे में किसी से कोई बात मत करना। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मुझे उन बूढ़े बाबा के साथ जंगल में जाते हुए देख लिया होगा। इससे पहले कि मेरा भाई उस खजाने को वहां से निकाले, मुझे आज रात को ही वो खजाना वहां से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। अब तुम इस बात को किसी और से मत कहना। और फिर प्रीतम उसी रात को जंगल में से खजाना निकालकर उसे अपने घर में ले आया और बिल्कुल सुरक्षित अपने घर में छिपा दिया। अगली रात को शांतिलाल जंगल में उस जगह पर पहुंचा और खजाने की खुदाई करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि वहां पर कोई खजाना नहीं था तो वो बहुत ही हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसका छोटा भाई तो बहुत ही चालाक निकला। शायद उसे मेरी इस हरकत के बारे में पहले ही पता चल चुका था और वो मुझसे पहले ही यहाँ से खजाना निकाल कर ले जा चुका है। दूसरी तरफ उस रात को शांतिलाल की पत्नी घर पर बिल्कुल अकेली ही रह गई थी, तो पीछे से मौका देखकर चोरों ने उसके घर पर धावा बोल दिया और उसके घर से सारा धन और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। शांतिलाल जब अपने घर पर पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी पत्नी भी बहुत ही परेशान दिखाई दे रही थी। एक दूसरे को परेशान देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। शांतिलाल अपनी पत्नी से पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? तब उसकी पत्नी बोली, आपके जाने के बाद कुछ चोर घर पर आए थे और वो घर से सब कुछ लूटकर फरार हो गए, इसलिए मैं परेशान हूँ। लेकिन आप बताइए कि आप खाली हाथ क्यों आए हैं? हमारा खजाना किधर है? इस पर शांतिलाल ने अपना सिर पीट लिया और बोला, खजाना वहां पर नहीं था। शायद मेरे भाई ने पहले से ही वहां से खजाना निकाल दिया। ज्यादा अमीर होने के चक्कर में हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए और ये सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुमने उस धन को हासिल करने की कोशिश की जो हमारा था ही नहीं, और देखो हम तो अपने धन से भी हाथ धो बैठे। ना तुम प्रीतम और उसकी पत्नी से ईर्ष्या करती और ना ही हमारी ये हालत होती। कुछ दिनों के बाद जब वो बूढ़ा बाबा प्रीतम के पास एक बार फिर से वापस आया तो प्रीतम ने उसे सारा माजरा बताया और बाकी का खजाना बूढ़े बाबा के सामने रख दिया। लेकिन बूढ़े बाबा ने वो सारा खजाना प्रीतम को ही दे दिया और कहने लगा, ये सारा खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं भला इस उम्र में इतनी दौलत का क्या करूँगा? प्रीतम उस बूढ़े बाबा से कहने लगा, बाबा मेरा दिल चाहता है कि आप अब कहीं भी ना जाइए, बल्कि यहीं हमारे साथ रहिए। मुझे आप में अपने पिता दिखाई देते हैं।
क्या आप मुझे अपना बेटा मानकर मेरे साथ नहीं रह सकते? बूढ़े बाबा को प्रीतम की ये बात बहुत ही अच्छी लगी और फिर वो प्रीतम के साथ ही उसी के घर में रहने लगे। प्रीतम ने बाकी का सारा खजाना गांव के गरीब लोगों में बांट दिया और फिर वो अपनी पत्नी और बूढ़े बाबा के साथ एक शांतिमय जीवन बिताने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने घर में आए हुए मेहमान की पूरी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अतिथि देवो भव। दूसरी बात ये कि ईर्ष्या एक बहुत ही बुरी चीज है, ये मनुष्य को बर्बाद कर देती है। ईर्ष्या करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। और तीसरी बात ये कि धन का लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। लालची इंसान और ज्यादा धन पाने की लालसा में अपना ही नुकसान कर बैठता है। बात उस जमाने की है जब एक देश पर एक राजा राज किया करता था। वो राजा बड़ा ही समझदार और होशियार था। वो अभी तक कुंवारा ही था, क्योंकि उसे अपनी पसंद की पत्नी नहीं मिली थी। वो चाहता था कि उसकी रानी इतनी खूबसूरत हो कि अगर चांद भी उसे देखे तो शर्मा जाए, और समझदार इतनी हो कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने पानी भरें। उसने अपने कुछ खास आदमियों को घोड़े पर दौड़ाया कि ऐसी लड़की जहां पर भी मिले फौरन खबर लेकर आए। मगर कई सालों की तलाश के बाद भी ऐसी कोई लड़की नहीं मिली, क्योंकि जो लड़कियां अक्लमंद और समझदार होती वो खूबसूरत ना थीं, और जो खूबसूरत होती उनमें अकल की कमी थी। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। दिन रात वो इसी चिंता में रहता कि उसके बाद उसकी राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा। आखिरकार एक दिन उसके एक मंत्री ने उसे सलाह दी, हजूर, आप एक गरीब आदमी का भेष बनाकर नगर नगर घूमें, और फिर हो सकता है कि आपको कोई लड़की पसंद आ जाए। राजा को अपने मंत्री की सलाह बहुत ही पसंद आई और उसने एक गरीब आदमी का भेष बनाया और महल से निकल गया। अभी वो नगर के बाहर ही निकला था कि उसे एक किसान मिल गया जो अपने गांव जा रहा था। राजा ने उसे सलाम किया, अरे भाई, तो मैं भी तुम्हें अपनी सवारी पर बिठा लूंगा। किसान ने सर से लेकर पांव तक उसे देखा और हैरान होते हुए बोला, अरे भाई, तुम तो खुद ही पैदल चल रहे हो, तुम मुझे सवारी पर क्या बिठाओगे? राजा ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और फिर वो दोनों चुपचाप साथ साथ चलने लगे। वे दोनों थोड़ी ही दूर गए होंगे कि वो एक खेत के पास से गुजरे जिसमें गेहूं की फसल खड़ी झूम रही थी। किसान ने कहा, कितनी शानदार फसल है। राजा बोला, बहुत अच्छी फसल है, लेकिन पता नहीं कि ये कटी हुई है या बिना कटी। किसान चलते चलते रुक गया और चिल्लाकर बोला, अरे भाई, तुम्हें नजर नहीं आता कि ये फसल कटी हुई है या बिना कटी हुई? राजा ने आहिस्ता से कहा, मेरे भाई, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो होती कुछ और हैं लेकिन दिखाई कुछ और देती हैं। बेचारे किसान की समझ में ये बात नहीं आई। वो चुपचाप आगे ही चलता रहा। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से एक अर्थी जा रही थी। लोग एक मुर्दे को शमशान घाट ले जा रहे थे। राजा ने अर्थी की तरफ देखा और किसान से पूछा कि ये आदमी जिंदा है या मुर्दा? किसान ने हैरानी से राजा की तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? भले आदमी, अगर ये जिंदा होता तो इसे शमशान घाट क्यों ले जाते? तुम्हारे दिमाग का जरूर कोई पेच ढीला है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम हो गई। अब किसान का गांव आ चुका था। उसने राजा से पूछा, अरे भाई, तुम कहाँ जाओगे? राजा ने कहा, मेरी मंजिल अभी कोसों दूर है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सुबह ही आगे जाऊंगा, क्योंकि मैं थक गया हूँ और भूख भी लग रही है। तुम्हारे गांव में क्या कोई सराय होगी? देहाती बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। किसान ने सोचा कि ये बेचारा रात को कहाँ जाएगा, कहाँ धक्के खाता फिरेगा। पता नहीं इसके पास पैसे हैं भी या नहीं। क्यों ना मैं इसे अपने घर ले चलूं। एक रात की ही तो बात है, सुबह तो ये चला ही जाएगा। किसान ने कहा, अरे भाई, ये बहुत छोटा सा गांव है, यहाँ पर सराय कहाँ होगी? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहीं पर सो जाना। राजा ने कहा,
तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? किसान बोला, 3 आदमी हैं, एक मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारी लड़की की शादी हो गई? किसान ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन सोचता हूँ कि इस बार फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूंगा। इतने में वे दोनों किसान के घर पहुंच चुके थे। किसान ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी बड़ी बेचैनी से उसका रास्ता देख रही थी। उसने एक अजनबी आदमी के साथ किसान को देखा तो कुछ हैरान सी हुई। किसान का घर था तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा मालूम होता था। ऐसा लगता था कि किसान ने अपनी सारी उम्र की कमाई इसी मकान पर लगा दी है। एक किनारे पर दिया जल रहा था। तभी अचानक दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से एक लड़की बाहर आई। ऐसा मालूम हुआ जैसे चांदनी खुद जमीन पर उतर आई हो। लड़की ने धीरे से राजा को नमस्कार किया और एक तरफ खड़ी हो गई। राजा उसे देखकर हैरान था और फिर संभल कर बोला, कितना खूबसूरत मकान है, मगर एक ईंट की कमी है। किसान ने जब ये सुना तो झंझना गया। उसे लगा कि मैंने इतनी मेहनत से ये मकान बनवाया था, जबकि ये आदमी कहता है कि इसमें एक ईंट की कमी है। किसान कहने लगा, अच्छा भाई, इन सब बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम दोनों खाना खाते हैं। घर में आलू और साग की भाजी बनी है। पत्नी ने सोचा कि पति का मेहमान आया हुआ है। उसने थोड़ा सा हलवा भी बना लिया। सबने मिलकर खाना खाया। राजा ने भी खाना खाया और हाथ मुंह धोए और कहने लगा कि रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर टहला करता हूँ। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा, दरवाजा बंद कर लो। किसान ने दरवाजा बंद किया और कहने लगा, बड़ा ही अजीब आदमी है ये। रास्ते भर ऐसी ऐसी बातें करता हुआ आया है कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। और फिर किसान ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें अपनी लड़की को बता दी। लड़की ने एक एक शब्द बड़े ही गौर से सुना और कहने लगी, पिताजी, ये आदमी कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बड़ा ही अक्लमंद है। किसान झल्लाकर बोला, अरे बिटिया, जरा सोच तो, हम दोनों पैदल ही जा रहे थे कि इसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं तुम्हें सवारी पर बिठा लूंगा। ऐसी बात भला कोई अक्लमंद आदमी कैसे कर सकता है? लड़की धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, पिताजी, उसका ये कहना बिल्कुल सही था। जब कोई आदमी सफर करता है तो थोड़ा सा फासला भी काटे नहीं कटता, लेकिन अगर 2 आदमी साथ साथ चलें तो बातें करते करते लंबा सफर भी कम लगने लगता है। सवारी में बिठाने का उसका मतलब यही था कि आओ मेरे साथ चलो और हम दोनों बातें करते हुए चलेंगे तो तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम यूं समझोगे जैसे किसी सवारी पर जा रहे हो। किसान हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगा और फिर बोला, खैर चलो, ये बात तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अर्थी को देखकर इसने ये क्यों कहा कि ये आदमी जिंदा है या मुर्दा? लड़की ने जवाब दिया, पिताजी, इस बात का भी बड़ा ही गहरा मतलब है। अगर कोई बहुत ही ईमानदार, अच्छा और लोगों की भलाई करने वाला आदमी, अगर कोई बहुत ही ईमानदार, अच्छा और लोगों की भलाई करने वाला इंसान मरता है तो लोग उसके मरने के बाद भी उसे याद रखते हैं। वो लोगों की यादों में भी जिंदा रहता है। लेकिन इसके अलावा जब दूसरे लोग मरते हैं तो लोग उसके मरने के बाद उसे भूल जाते हैं। उसके पूछने का मतलब यही था कि मरने वाला ये इंसान किस तरह का इंसान है। ये सुनकर किसान हक्का बक्का सा रह गया और फिर उसे एक बात और याद आ गई। वो कहने लगा, लेकिन इसने खड़ी फसल को देखकर ये क्यों पूछा कि ये कटी हुई है या बिना कटी हुई? लड़की बोली, बात यह है पिताजी कि कुछ किसान फसल के कटने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है कि उस खेत के मालिक ने भी अपनी फसल पहले ही बेच दी हो। इस हालत में तो फिर उसके लिए ये खेत की फसल कट ही चुकी है और उसने फसल का दाम भी वसूल कर लिया होगा। किसान ने हैरानी भरी नजरों से अपनी बेटी को देखा और फिर अपना सिर धुनते हुए बोला, हो सकता है बेटी कि तुम्हारी ये बात भी ठीक हो,
लेकिन इसने मेरे मकान के बारे में ये क्यों कहा कि मकान तो बहुत खूबसूरत बना है, लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है। लड़की कुछ झल्लाई और फिर शर्मा कर बोली, पिताजी, ये बात उसने मकान के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए कही थी, क्योंकि मेरे आगे का दांत टूटा हुआ है। जब मैं बात करती हूँ तो ये खिड़की साफ दिखाई देती है। मकान मैं हूँ और ईंट मेरा दांत है। उधर राजा असल में सैर करने के लिए नहीं गया था, वो तो दरवाजे पर ही खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। लड़की ने जब अपनी बात खत्म की तो राजा ने दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला और कहने लगा, अरे भाई, तुम तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए विद्वान मालूम होते हो। राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूं और ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे जिस तरह की पत्नी चाहिए थी वो आज मुझे मिल गई। ये कहकर राजा ने अपनी कमर में बंधी हुई एक थैली खोली, उसमें से 100 सोने की अशर्फियां निकाली और किसान को देते हुए कहा, इन अशर्फियों से अपनी लड़की के लिए कपड़े और गहने बनवाओ। ठीक 1 हफ्ते के बाद मैं बारात लेकर आऊँगा। फिलहाल मैं महल वापस जा रहा हूँ। किसान और उसकी पत्नी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई सपना है या हकीकत। राजा अपने महल लौट आया और उसने अपने मंत्री को शादी की तैयारियां करने का आदेश दिया। ठीक 1 हफ्ते के बाद राजा की शाही बारात उस गांव में आई, मानो जंगल में मंगल हो गया हो। 4 दिन तक उस गांव में ऐसी चहल पहल रही कि लगता था कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। दूर दूर तक के गांव को दावत दी गई। लोगों में इतना धन बांटा गया कि 20-20 कोस दूर तक कोई आदमी गरीब ना रहा। राजा ने विवाह किया और अपनी सुंदर और खूबसूरत रानी को लेकर महल में वापस आ गया। लड़की के माता पिता खुश थे कि उनकी बेटी एक महल की रानी बन गई है। लड़की भी खुश थी कि उसे पति के रूप में एक राजा मिल गया है और साथ ही साथ राजा भी खुश था कि उसे उसकी पसंद की रानी मिल गई है। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। अपने बेशकीमती कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।